एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले थोड़ा सा डिस्कशन इस बात का कि जो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं आईएएस वाली, आईएएस सपना वाली, इसमें अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं चैप्टर्स को तो हमको 70 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, जिसके हिसाब से हम बहुत पीछे चल रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम एनसीईआरटी का पढ़ना स्टार्ट करें तो हम सिर्फ क्लास सेवन्थ चैप्टर में हैं, तो इसमें भी हम बहुत पीछे चल रहे हैं। तो अब से क्या करेंगे, अब से हम पाँच पाँच जो पार्ट हैं वो एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जल्दी कवर हो जाए। नहीं तो अभी हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमारे बाकी हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो का नाम क्या है, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी। देखो, इसके पहले जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था, जो थर्ड पार्ट पढ़ा था, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इम्पेरियलिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में। मतलब ऐसे लोग जो ब्रिटेन से आए हैं और जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं हम लोगों को, मतलब ब्रिटेन के जो लोगों ने हिस्ट्री लिखी। नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, अपने देश के लोग जिन्होंने हिस्ट्री लिखी। ठीक है, एक आध दो को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे विपिन चंद्रा, उनकी बुक तो मैंडेटरी कर दी जाती है ना यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, है ना। तो इसमें हम अपना टॉपिक बिगिन करते हैं। अब हमको नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में पता चल गया। अब देखो, सबसे पहले जो एशियाटिक ग्रुप बना था वो कब बना था, 1784 में। हम लोगों ने जो अपने नेशनलिस्ट ग्राफर्स थे वो कब शुरू करते हैं, लेट 19th सेंचुरी में। ठीक है, उन्होंने अपना ये एंशंट हिस्ट्री लिखने का जो काम है वो अपना संभाला। उन्होंने सोचा कि चलो, ये ब्रिटेन वालों ने लिख दी हमारी, अब हम अपनी से कोशिश करते हैं कि हम जो एंशंट इंडिया की हिस्ट्री है वो खुद लिखें। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिसर्च की, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रिसर्च की अपने तरीके से। ठीक है, और ये नेशनलिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को कहा जाता है उनको। उनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है वो क्या है, राजेंद्र लाल मित्तर, आरजे भंडारकर, आरसी मजूमदार और वीके राजवाड़े। ठीक है, इनके नाम याद रखना। वैसे तो देखो, इसमें किसी एक के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन नहीं है, अगर आप चाहो तो आप इनको अलग अलग से सर्च कर सकते हो, पर बेसिकली कभी एक इंसान के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए ये बहुत कम होता है। बहुत रेयर होता है कि आप देखें किसी क्वेश्चन में कि राइट अबाउट दिस राइटर, एग्जैक्ट एक राइटर के बारे में नहीं पूछता, आपको जनरली ग्रुप ऑफ राइटर्स के बारे में पूछता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द राइटर्स, फॉरेन इन्वेटर्स, जो फॉरेन से आए थे और उन्होंने लिखा था इंडिया के बारे में। ठीक है, या फिर बोला जाता है कि जो इंडियन राइटर्स थे उसके बारे में लिखो, या फिर संगम लिटरेचर के बारे में पूछा जाता है। ऐसे ही आपको इंडियन व्यू या फिर नेशनलिस्ट व्यू ऑन हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री पूछा जा सकता है ना। इसलिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जितने इंपॉर्टेंट राइटर्स थे, सबके नाम मेंशन किए हैं और सबके इंपॉर्टेंट वर्क मेंशन किए हैं। लेकिन अगर आप फिर भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप एक एक राइटर के बारे में सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, इनमें से जो दो थे, भंडारकर थे और जो ये राजवाड़े थे, ये महाराष्ट्र के थे। उन्होंने महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री है, महाराष्ट्र की एंशंट हिस्ट्री के बारे में बात की है। आई एम सॉरी। ठीक है, मतलब देखो, जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको एक थ्रेड में लिखना बहुत मुश्किल था। आप वर्ल्ड हिस्ट्री को एक थ्रेड में अगर लिखते हो तो पूरी दुनिया में एक ही टाइम पे 1000 चीज़ें हो रही होती हैं। आप उतने आसानी से स्पेसिफाई करके नहीं लिख सकते, इसीलिए इन्होंने एक महाराष्ट्र रीजन की हिस्ट्री लिखना को प्रेफर किया। देखो, पहले ऐसा नहीं था कि भारत पूरा एक साथ था, कि एक राजा का राज चल रहा है। जैसे अगर अभी आप लिखना चाहो प्रधानमंत्रियों के बारे में तो आप शुरू कर सकते हो कि चलो, पहले प्रधानमंत्री आए नेहरू जी, उनके कार्यकाल में ये सब हुआ, फिर आए लाल बहादुर शास्त्री, उनके में टर्किश अपॉइंटमेंट हुआ, फिर आई अपनी इंदिरा गांधी। ऐसे अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि पूरे भारत में एक ही जो प्रधानमंत्री हैं उनका राज्य चलता रहा, और बदला भी तो पूरे भारत में एक साथ बदला। ये नहीं कि मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कोई और हैं, यूपी के प्रधानमंत्री कोई और हैं, ऐसा नहीं होता था। सब जगह के एक ही प्रधानमंत्री रहे। पर पहले के टाइम पे जो इंडिया था वो क्या था, डिवाइडेड था, प्रांतों में डिवाइडेड था, कि यूपी के राजा कोई और हैं, बंगाल के राजा कोई और हैं, महाराष्ट्र के राजा कोई और हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया, स्पेशली महाराष्ट्र के बारे में लिखा, और स्पेशल
चीज़ कौन कौन सी लिखी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल चीज़ों के बारे में। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे तो हम लोगों ने एम्पेरिकल में क्या पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, उनकी जितनी भी राइटअप्स थे वो बायस्ड थे, है ना, वो सही नहीं कहते थे, वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को ऊपर दिखाने के लिए, कॉलोनियल रूल को ऊपर दिखाने के लिए सारी बातें कह रहे थे। इसलिए हमारे जो राइटर्स थे, जो इंडियन राइटर थे, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि इंडिया सोशली कितना अच्छा था, पॉलिटिकली कितना अच्छा था, इन सब के बारे में बात करें। इसलिए जो इंडियन राइटर्स थे उनने इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाइट डाली है, ठीक है। फिर ये जो D.R. भंडारकर थे, S.C. राय चौधरी थे, R.C. मजुमदार थे, ये सब जो राइटर्स थे, इन सब ने मिलकर क्या किया, पूरे एंशंट हिस्ट्री को लिखा जो पूरे इंडिया के बारे में थी, ठीक है। जो डॉक्टर D.R. भंडारकर थे, इनका कार्यकाल कब तक रहा, 1875 से 1950 तक रहा। इन्होंने अशोका के बारे में बुक लिख दी। अब देखो, अशोका के बारे में बुक लिख दी और वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक हुई। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब अशोका के बारे में लिखते हैं तो ऑब्वियसली आप कौटिल्य के बारे में लिखोगे, क्योंकि वो राजगुरु थे। अगर आप कौटिल्य के बारे में लिखते हो तो ऑब्वियसली आप अर्थशास्त्र के बारे में लिखोगे, क्योंकि वो कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य मतलब चाणक्य, ठीक है। अब अगर आप अर्थशास्त्र की बात करते हो तो अर्थशास्त्र में बात ही क्या की गई है, सोशल चीज़ों की बातें की गई हैं, पॉलिटी की बहुत बातें की गई हैं कि टैक्स कहाँ से लिया जाए, है ना। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही थी कि टैक्स का सोर्स एक नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ से टैक्स नहीं लेना चाहिए कि एग्रीकल्चर से बस टैक्स ले रहे हैं। टैक्स बहुत सारी चीज़ों से लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो टैक्स ही नहीं मिल रहा है ना। तो ये सारी बातें जो कौटिल्य ने कही थी, बहुत पहले की बातें हैं ये। तो इनसे क्या हुआ, जो ये मिथ थी, मिथ का मतलब क्या होता है, मिथक चीज़ें जो सही सही नहीं होती पर उनको झूठ में फैला दिया जाता है, र्यूमर जैसे, ठीक है। तो वो सब बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि अगर तुम अशोका के बारे में पढ़ लोगे तो तुमको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती थी इंडिया में, बहुत ज़्यादा लोग तरीके से रहते थे, सलीका सिखाया जाता था उनको जीने का, है ना। तो ऑब्वियसली जो बाकी मिथ हैं वो हट जाएंगी, ठीक है। फिर KP जायसवाल, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1881 से 1937 तक। इन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था हिंदू पॉलिटी, और वो पब्लिश कब हुई, 1924 में। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी गई। क्यों, क्योंकि ये कह रहे थे कि कॉलोनियल रूल के पहले इंडिया वॉज नॉट ग्रेट, ठीक है, ये कह रहे थे वो। पहली बात तो अगर कोई ये कहता है तो मतलब खुद ही सामने वाले को हंसी आनी चाहिए कि अगर इंडिया ग्रेट नहीं थी तो तुम बिजनेस करने क्यों आए थे, है ना, क्यों आए थे बिजनेस करने के लिए अगर इंडिया में कुछ था ही नहीं तो, ठीक है। पर फिर भी जो ये बुक है हिंदू पॉलिटी, ये इसलिए इफेक्टिव मानी जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्रिटेन का रूल आया 17th सेंचुरी में, ज़्यादा ज़्यादा मान लो 16 में इन्फ्लुएंस आ गया, पर जो राजपूत किंगडम्स हुआ करते थे वो 12th सेंचुरी तक थे। जब तुम ये कह रहे हो कि 12th सेंचुरी में पॉलिटी अच्छी थी तो ऑब्वियसली बाद में और स्ट्रांग हुई होगी। ये पॉइंट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इसलिए जब इन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखी और वो पब्लिश हुई 1924 में, तो और भी जो ये इन्होंने प्रोपागेंडा फैलाया था वो भी क्या हो गए, वो भी बहुत गलत प्रूफ हो गए, ठीक है। फिर जायसवाल रिवील्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एपिग्राफिकल सोर्सेज। लिटरेचर का क्या मतलब है, लिटरेचर का मतलब है कि जब तब के टाइम पे कुछ पुराण हुआ करते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट हुआ करती थी, उनको पढ़ के इन्होंने अपना जो बुक लिखी वो लिखी थी। और दूसरी चीज़ क्या थी, इपिग्राफ। इपिग्राफ का क्या मतलब होता है, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, क्लास 6th की NCERT में लिखा है, नहीं पता तो वापस जाके पढ़ें। पर इंस्क्रिप्शन का मतलब वैसे भी मैं बता देती हूँ कि इंस्क्रिप्शन का मतलब जब पत्थरों में खुरेद के उनको उनमें लिखा जाता था पत्थरों में, उसको कहते थे इंस्क्रिप्शन। जब भी कोई इंसान ऐसे इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करता है उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। तो इन्होंने ये 2 मेजर सोर्सेस लिए थे जिससे वो पढ़ाई करते थे कि एंशंट हिस्ट्री में क्या हुआ होगा, ठीक है। जब उन्होंने इनसे ये सब पढ़ा तो इनको समझ में आया कि इंडिया ऐसी कंट्री नहीं थी कि जिसमें कोई भी जंगल राज्य चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटेन वाले लोग थे, जो जेम्स मिलर थे, उन्होंने क्या कहा था, इंडिया में डिक्टेटरशिप थी। इन्होंने प्रूव किया कि ऐसा नहीं था। इवन वैदिक टाइम में, जब ऋग्वेद का टाइम चल रहा था, तब से इंडिया में डेमोक्रेसी, रिपब्लिक वाली बातें हुआ करती थी। अगर आपको याद हो तो क्लास 6 की जब हम NCERT पढ़ रहे थे तो हमने ये बात की थी कि ऋग्वेद के टाइम पे राजा ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा राजा बन जाता था, ऐसा नहीं होता था। लोग अपने बीच से किसी इंसान को राजा बनाते थे जो केपेबल होता था उनके किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है।
फिर उन्होंने जो ये बुक लिखी थी के पी जायसवाल की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एवर रिटन ऑन हिस्ट्री है। मतलब ये आपकी मस्ट बुक है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए के पी जायसवाल की किताब ज़रूर पढ़ें, ठीक है। फिर एच सी राय चौधरी थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1892 से 1957 तक। इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया हिस्ट्री को। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपको एग्जैक्टली नहीं पता हिस्ट्री में क्या हुआ है, पर आपने क्या किया है, जो भी आपको सोर्सेज मिले हैं उससे आपने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है, दोबारा बनाने की कोशिश की है, ठीक है। और इन्होंने कहाँ से कहाँ तक कि महाभारत के टाइम से गुप्ता एम्परर के टाइम तक, ठीक है। इससे तुमको क्या समझ में आता है, देखो महाभारत को कुछ लोग माइथोलॉजिकल बुक मानते हैं सिर्फ जिसमें स्टोरी है, पर धीरे धीरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। और आप एच सी राय चौधरी को भी मान सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जिसने महाभारत को माइथोलॉजी नहीं माना है, इन्होंने महाभारत को हिस्ट्री माना है, इन्होंने माना है कि ये हमारा इतिहास है, और मानना भी चाहिए। अगर आप एक्सप्लोर करने जाओगे, आप थोड़ा बहुत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिली हैं जो ये दिखाते हैं कि महाभारत का काल या रामायण का काल सही हुआ करता था, ठीक है। तो इन्होंने तब के टाइम से जो है वो गुप्ता एम्परर के टाइम तक जो एंशंट हिस्ट्री है वो लिखा है। और उसमें जो वी ए स्मिथ थे, इन्होंने जितना भी बुरा बोला था इंडियन के बारे में, वो क्लाउड जो था वो उन्होंने बस्ट कर दिया, ठीक है। इनकी बुक का नाम क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया। बुक का नाम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो अगर आप चाहें तो राइटर और बुक का नाम एक एक सामने सामने लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आर सी मजूमदार, इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, बहुत सारी 11 बुक्स इन्होंने लिखी थी, ठीक है। 11 बुक्स इन्होंने लिखी थी, और उनकी बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लाने के लिए, क्योंकि जितने भी ब्लेम किए गए थे कि सारी इल प्रैक्टिसेस हैं कंट्री में, और जितनी भी हैं वो सब हिंदू के कारण हैं, इनको जो वैनिश करने के लिए ये इंडियन कल्चर के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने देखा होगा जो मैक्स मुलर जैसे लोग थे, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने बिना इंडिया विजिट किए, बिना इंडियन लैंग्वेज को जाने सिर्फ लिख दिया था कि इंडिया ऐसा है, और लोग उस चीज़ को बिलीव करने लगे थे। वेयर एज जो ये लोग हैं, मजूमदार जैसे लोग, आर.सी. मजूमदार जी जैसे लोग, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने नॉलेज गेन किया, सोर्सेस इकट्ठा किए, उसके बाद 11 किताबें लिखी। तो इनको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे देखो, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि अगर ब्रिटिश लोग जो थे वो बायस्ड थे, वो क्रिश्चियनिटी को दिखा रहे थे, तो इंडियन लोग भी तो ऐसे हो सकते हैं कि वो इंडियज़म को, जो कहते हैं ना कि भारतीय होने की जो शान है, वो इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने फॉल्स चीज़ें लिखी हूँ। पर मैं इनकी चीज़ को इसलिए ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफर थे, इन्होंने सही इसलिए लिखा होगा क्योंकि तब जब इनकी बुक आ रही थी 1957, इस जो ये पीरियड था ना, जब इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया और ख़त्म किया, इस पूरे टाइम पे डिफरेंस ये था कि ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। अगर उस टाइम पे हम कोई ऐसी चीज़ करते जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट होती, तो उसमें बहुत चेकिंग होती थी और हमारी बुक पब्लिश नहीं होनी जाती, ठीक है। तो इसलिए ये सोर्सेज जो हैं वो बहुत इकट्ठा करके इन्होंने लिखा होगा, ठीक है। फिर ये शेषाद्री जी थे, इनकी बुक का क्या नाम था, अ हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया और अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इन्होंने साउथ इंडिया पे ज़्यादा फोकस किया, जैसे भंडारकर और राजवाड़े साहब ने कहाँ किया है, महाराष्ट्र में, इन्होंने कहाँ किया है, साउदर्न इंडिया में, ठीक है। फिर R.K. मुखर्जी थे, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सप्रेस द कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सिंपल टर्म्स एक्सेसिबल टू एवरी पीपल। देखो ये रेड पॉइंट क्यों है, जो ये R.C. मुखर्जी जी हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अशोका और चंद्रगुप्त के बारे में लिखा। इनकी जो राइटिंग थी, इनकी जो राइटिंग स्किल थी वो इतनी अच्छी थी, इन्होंने बहुत सिंपल भाषा में लिखा ताकि तुमको ज़रूरत ना हो। तुमको अगर थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत भी अगर तुमको भाषा का ज्ञान है, तो तुम उनकी किताबें पढ़ सको। देखो जब भी तुम एक चीज़, हाँ यहाँ पे मैं ये ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी कि जब यूपीएससी का ऐसे राइटिंग होता है ना, ऐसे वाला जो पेपर आता है, उसमें तुम भारी भरकम शब्द यूज़ करो जो सामने वाले को समझ में ना आए तो तुमको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये सोचना गलत बात है।
तुम्हारा आइडिया अच्छा होना चाहिए और तुम्हारी राइटिंग जो वर्ड्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि लोगों को समझ में आए। क्योंकि अगर तुम अपना जो बात है वो दूसरे को समझा नहीं पाओगे तो तुम्हारे कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनकी बुक को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया था ताकि हर कोई इंसान जो है वो इनकी बात समझ सके। अब पीवी केनेस, जो भी आप इनको प्रोनाउंस करते हो, ये ग्रेट संस्कृतिस्ट थे, ठीक है, सॉरी, मतलब कि इनको बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान था। जब आपको संस्कृत का ज्ञान बहुत अच्छा होता है और आप हिंदी मतलब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि संस्कृत वॉज द फाउंडेशन ऑफ हिंदी, ठीक है। आप हिंदी यूज़ करते हो, उसका बेसिक कोर है, उसकी मदर जो है वो संस्कृत है। तो अगर आपको संस्कृत का अच्छा ज्ञान होता है तो आप उसको ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हो। जो पुराण और वेद हुआ करते थे उनमें जो संस्कृत लिखी थी वो अभी की संस्कृत से बहुत अलग है, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जैसे हिंदी में वो पीके मूवी में ना कि एक वर्ड होता है, अलग अलग तरीके से बोलो तो मतलब अलग अलग होता है, वैसे ही संस्कृत होती है। आप एक वर्ड को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। काफ़ी बार जो ऋषियों ने लिखा है सेंटेंस, उसका एग्जैक्ट वही मतलब नहीं होता जो उसमें लिखा होता है। उसके सिग्निफिकेंट, उसका जो एक छिपा हुआ हिडन जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। जैसे एक चौपाई है शायद कि हनुमंत की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका मतलब क्या है अगर लिटरली देखोगे तो, कि हनुमान जी की पूँछ में आग नहीं लगी और लंका पूरी जल गई और जितने उसमें राक्षस होते थे वो भाग गए। लेकिन ये लिटरली सही नहीं है ना, आग नहीं लगती तो कैसे लंका जला लेते, है ना। लिटरली मतलब इसका मीनिंग क्या था कि आग लगी हनुमान के पूँछ में और इतनी जल्दी उन्होंने लंका जला दी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, है ना। तो इसी तरह हुआ करता था, इसलिए आपको संस्कृत का ज्ञान होना बहुत प्लस पॉइंट होता था। तो इनकी जो बुक है आप इनको बहुत प्लस पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा लिटरली लेके चल सकते हो। अगर इन्होंने संस्कृत पढ़ के लिखी है तो बहुत अच्छे से लिखी होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो पढ़ा। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक ऑल्सो। टेक केयर, बाय बाय।